अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और हमेशा की तरह से पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही जी लाइक के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। खैर, हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर और फाइनेंस को लेकर। जी हाँ, और हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, यानी कि इसहाक डार साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसहाक डार साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के टाइम में क्या हो रहा था और उनके टाइम में क्या चल रहा है। यानी कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब इकोनॉमी की क्या हालत थी और क्यों थी और कैसे थी और क्या थी। और इसी तरीके से अब जब उनकी गवर्नमेंट आई है, यानी कि पीएमएलएन की, जिसके के ये मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं सागरा साहब, तो इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है, ये और बात है कि मेजोरिटी जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसको इस किस्म की बातें उनकी समझ नहीं आई, क्योंकि जाहिर है या तो कोई इकोनॉमिस्ट हो तो वो समझ पाए कि क्या बता रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि जी काफी जो है मामला गड़बड़ है और इकोनॉमी की हालत काफी पतली है, और बल्कि बहुत ही पतली है, और हद से ज्यादा हालात खराब हैं। और इस बात के लिए ही सागदार साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया और उनका कहना यही था कि जी सारा मलबा, उन्होंने हमेशा से, पाकिस्तान में यही होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी सारी बातें जो है वो पिछली गवर्नमेंट के सर डाल देती है, और उनका कहना यही होता है कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो पहले गए थे ना, ये सारा कबाड़ा वही करके गए। तो बिल्कुल खान साहब ने भी यही कहा था, खान साहब से पहले की गवर्नमेंट्स भी यही कहती रही थी, और अब भी यही हो रहा है कि सारा मलबा बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की तरफ जा रहा है कि जी इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। वो तो सही है सर, लेकिन अब आप लोग आए हैं और आप लोग पहले भी गवर्नमेंट चलाते रहे हैं, तो अब आपने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, वो बताइए। गवर्नमेंट का और ब्लड प्रेशर हाई या लो मत कीजिए अपनी बातों से। साथ साथ जी गोल्ड प्राइस जो है वो एक बार फिर बढ़ गई है। और पाकिस्तान में अब एक तोले सोना, यानी एक तोला सोना जो है वो आपको मिल सकता है 1,88,600 पाक रुपीज में। यानी कि अब कोई ये सोचना समझना या फिर ये ख्याल करना छोड़ दे। आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इस तरह से के वो गोल्ड खरीदें, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल नजर आता है। और जिस तरह से गोल्ड प्राइस ऊपर जा रही है, तो लगता नहीं कि किसी को भी जो है वो अब ये मौका मिलेगा कि वो जाकर अपने लिए कोई जेवर या कुछ भी गोल्ड में ले पाए। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम। मगर दिस इज़ रॉन्ग इन माई व्यू। द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। जी, ये थे शब्बर जैदी साहब, जो कि एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और जब ये चेयरमैन थे उस वक्त भी ये बेचारे इस किस्म की बातें किया करते थे, और अभी भी कुछ टाइम पहले भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो या इसको चीफ मिनिस्टर बना दो, और या फिर इसकी ऑडियो लीक आ जाए या फिर उसकी ऑडियो लीक आ जाए, यही कुछ चल रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर कोई खास काम हमें करता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा, चाहे वो इस वक्त की गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो। आप किसी को भी देख लीजिए, सबके हालात जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, और लगता है किसी को कोई खास परवाह भी नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आज तो पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ही दिन था। हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, तो फिर जाहिर है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उनका ये कहना था कि जी टीटीपी समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं होगी। यानी कि टीटीपी समेत
कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है उससे बातचीत नहीं होगी। तो सर पहले तो आप लोगों ने ही इनको क्रिएट किया और अब आप कह रहे हैं कि बात नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? बात नहीं होगी तो क्या लात होगी? तो अगर लात होगी तो वो लात किस तरफ से होगी, ये भी हमें जरा सा बता दीजिए। और ये भी आज पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी जीरो टॉलरेंस जो है वो रखी जाएगी टेररिज्म के लिए। और यही बात जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने मिलकर ये बात की है। इसके जवाब में एक जी लेटर इशू किया गया है टीटीपी की तरफ से, और जो कि पूरा उर्दू में है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जाहिर आप लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती मेजोरिटी को, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसमें उन्होंने जी ये लिखा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये दोनों के ऊपर जो है वो अटैक किए जा सकते हैं, और ये लोग जो है वो अपनी फौज के साथ मिलकर या उनको सपोर्ट ना करें। और हैरत की बात ये है कि ये धमकी भरा लेटर जो है उसमें बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को का नाम लिखा गया है और कहा गया है टीटीपी की तरफ से कि उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये लेटर इशू किया गया है, जो आप बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और उसमें थ्रेट दिया गया है कि जी इनको मारा जाएगा या इनके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं अगर इन्होंने बार बार इस किस्म की बातें की कि ये टेररिज्म नहीं होने देंगे या टीटीपी के खिलाफ एक्शन होगा। मगर उस सॉरी उस पूरे पूरे लेटर के अंदर कहीं पर भी पीटीआई या इमरान खान साहब का नाम नहीं है। ये बात बहुत हैरत वाली है कि आखिर इमरान खान की पार्टी भी तो पाकिस्तान की ही है, आखिर इमरान खान भी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का नाम उसमें बिल्कुल नहीं लिखा, और ना ही इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई का कोई जिक्र फिक्र उस लेटर के अंदर मौजूद है। इससे क्या बात निकल सकती है, ये तो खैर सोचने वाले सोचेंगे और उनको सोचना भी चाहिए। मगर खैर ये एक बहुत ही जो है वो खतरनाक बात है, और इस वक्त पाकिस्तान को की सिक्योरिटी को लेकर काफी बातचीत की जा रही है। काफी लोग परेशान हैं, खास तौर पे टीटीपी के जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं कि पहले वो जो है सिर्फ केपी के तक ही थे, लेकिन अब वो आगे बढ़कर पंजाब तक आ गए हैं। और ये बात को लेकर काफी परेशानी है, क्योंकि जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में अंदर की तरफ आते चले जा रहे हैं और उनको रोक नहीं पा रही पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज, और जिसके जिम्मे ये काम है वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। और ये इनकी फेलियर की साफ हमें होती हुई नजर आ रही है, इसलिए कि बजाय इसके कि ये लोग बॉर्डर पे देखें या ये लोग ये देखें कि जी टीटीपी को रोकें। वैसे टीटीपी से मुझे लगता है कि चाय के शौकीन लोग लगते हैं मुझे, 2 दफा टी टी। तो अच्छा सॉरी, मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि ये लोग क्योंकि ऑडियो वीडियोस में लगे हुए हैं, कोई कह रहा है इसकी ऑडियो आ रही है, कोई कह रहा है उसकी ऑडियो आ रही है, और बीच में से ये टीटीपी और अफगान तालिबान जो है वो मिलकर वाट लगा रहे। अफगान तालिबान भी इनके काबू नहीं आ रहे और टीटीपी भी इनके काबू नहीं आ रहे, यानी कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, क्योंकि दायरे तरीके तालिबान वाले भी मुसलमान हैं। तालिबान अफगान तालिबान वो भी मुस्लिम हैं, और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो भी मेजोरिटी जो है वो जाहिर है कि मुसलमान है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि जब ये एक दूसरे को मार रहे हैं तो इनमें से दहशतगर्द कौन है और इनमें से शहीद कौन है, इसमें से जन्नत में कौन जाने वाला है और 72 हूरें किसे मिलने वाली है, और ये सब कुछ चल क्या रहा है। पहले तो खैर ये इल्जाम लगा देते थे कि जी काफिरों ने मार दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, लेकिन अब जब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अब ये कहना कि नहीं जी हम तो बहुत आराम से रहते हैं, हम तो बड़ी पीसफुल नेशन है और ये है, ये कहना कम से कम बंद कर दें। और ये जो कहा जाता है कि नहीं जी जो टेररिज्म है उसका कोई रिलीजन नहीं है, तो बिल्कुल ये जी कलमा भी पढ़ते हैं टीटीपी वाले, नारे भी लगाते हैं, और इनका बिल्कुल रिलीजन है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। लेकिन खैर पाकिस्तान में अब ये बात की जा रही है कि इनको काबू किया जाएगा, इनको कंट्रोल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा इस पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कह रहे हैं जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस। जी बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ हम बिल्कुल जो है खड़े हैं, तो हमारे हर एक के साथ खड़े हैं, हम तो कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, हम तो फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं, तो चले हम यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ भी खड़े। लेकिन करना क्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, ये बात कोई करता हुआ सुनाई नहीं दे रहा।
اور یہ بات جو ہے یہ کافی فکر والی ہے، اور اس کے اوپر یقیناً پاکستان کی ایجنسیز کو، خاص طور پہ فوج کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے، اس چیز کو روکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے آگے بڑھتے چلے گئے اور اس طرح سے پاکستان کا نقصان ہوا تو سر آپ لوگوں کے تو وہ جو فورن ٹرپ ہیں اور وہ جو آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کی فیس بھی نہیں جا سکے گی، اور سر وہ جو کارنر کے پلاٹ ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے، اور جو پیزا فرنچائز آپ لوگ بناتے ہیں اور ڈی ایچ اے بناتے ہیں ہر جگہ پہ ڈی ایچ اے، مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی ڈی ایچ اے بنا دیں گے ہم، انڈیا میں بھی ہم ایک کچھ نہ کچھ کر کے کہیں گے انڈیا والوں سے، کہیں گے یار تھوڑی سی جگہ دے دو ہمیں ڈی ایچ اے بنانا ہے، تو وہ سب کچھ آپ کا نہیں ہو پائے گا اگر یہ ٹی ٹی پی والوں اسی طریقے سے اٹیک کرتے رہے اور اسی قسم کی دھمکیاں دیتے رہے، اسی قسم سے جانے جاتی رہی۔ چائنا کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، چائنا بھی گھبرا گیا ہے کیونکہ سی پیک جو ہے وہ آلموسٹ بند پڑا ہوا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہ ٹی ٹی پی اور اسی قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے چائنا بھی جو ہے وہ پریشان ہے اور اپنے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے سوچ رہا ہے، اور مزید کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے سے بھی رک گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے پاکستان کے لیے کافی بڑا پرابلم جو ہے وہ آلریڈی ہمارے سامنے ہے، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو بس اپنے ہی بچے ہیں، جی ٹی ٹی پی والے ہم نہیں بنا دیے تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب وہ ہمیں کاٹنے لگے اور وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے لگے تو ہم نے کہہ دیا، ہمارے بہت سے آپ سن بھی سکتے ہیں، ایک دو گیسٹ جو ہمارے پاس آئے تھے پاکستان سے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو انڈیا نے بنائے۔ اچھا تو انڈیا نے بنایا تو ان کا نام ٹی ٹی پی کیوں ہے؟ ان کا نام تو ٹی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، مگر بہرحال اس وقت سچویشن کافی زیادہ سیریس ہے پاکستان میں، چاہے آپ سیکورٹی کو لے کر بات کر لیجئے، چاہے آپ اکانومی کو لے کر لیجئے۔ خیر پیسوں کی تو کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے، ہمیں مانگنے کی بہت عادت ہے اور بہت پریکٹس ہے، اور ہم مطلب بوری مانگتے ہیں تو تھیلا تو مل ہی جاتا ہے ہمیں، تو اس لیے اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم بالکل ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ٹینشن ہمیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے اور ہم بالکل ہی سڑک پہ آ جائیں گے، ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ رات کو 8 بجے بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی رات کو 8 بجے مارکیٹس بند کر دیجئے، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ویڈیو میں بتایا تھا، اور اسی طرف سے انہوں نے جو ہے میرج ہالز جو ہیں اس کو 10 بجے بند کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ایم کیو ایم جو ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ہیڈ الطاف حسین ہے، ویسے اس کے اتنے حصے ہو گئے کہ ایم کیو ایم کا پتہ نہیں کون سے والے ایم کیو ایم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، اور کراچی میں جو ہے وہ شاپس اسی طریقے سے اوپن رہی اور سارے کام اسی طریقے سے چلتے رہے، کسی نے بھی گورنمنٹ کی کہی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ بند نہیں کیا۔ لیکن ہاں خواجہ آصف صاحب نے ایک نئی ضرور ایک نئی ایجاد کہنا چاہیے یا کیا کہیں کہ ایک نئی بات ضرور کی ہے کہ اگر پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے تو اس کے لیے مارکیٹس کو 8 بجے بند ہو جانا چاہیے۔ آپ بھی سنیے۔ آپ دیکھیں میں نے بھائی صاحب جہاں پہ 8 بجے مارکیٹیں بنتی ہیں وہاں پہ بچوں کی جو ہے نا تعداد کم ہے پیدا ہونے کی۔ جی اب خواجہ آصف صاحب سے یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں تو پوچھ نہیں سکتی، اگر آپ میں سے کسی کو ٹائم ہے تو پوچھئے کہ جی یہ کون سی نئی منطق ہے کہ جی اگر مارکیٹ 8 بجے بند ہو جائیں گی تو بچے پیدا ہونے کی تعداد جو ہے کم ہو جائے گی، مطلب یہ بات میری تو کم سے کم سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر کسی اور کی سمجھ میں آتی ہے تو ضرور بتائیے، ضرور مجھے بتائیے گا۔ ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو بس پھر پاور آ ہی جاتی ہے، تو انہوں نے یہی کچھ جو ہمارے پہلے آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب ان کے بارے میں بھی خان صاحب نے کچھ بڑے اچھے جو ہے وہ شبد بولے ہیں، کیا کہنا چاہیے، بڑا اچھا بھاشن دیا ہے، وہ میں آپ کو سنواتی ہوں۔ تو یہ کسی کا اگر خیال ہے اور یہ سیلف سٹائل، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو این آر او دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو۔ جی تو بالکل عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے کہا کہ جی تم صرف اکانومی کے اوپر کنسنٹریٹ کرو اور ان کو این آر او دے دو، تو خان صاحب آپ نے تو نہ تو این آر او دیا، خیر این آر او ان کو مل ہی گیا لیکن آپ نے جو اکانومی پہ تو کچھ کام کیا ہی نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب آپ کو کچھ غلط کہہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کے خرچے پانی چلنے ہیں اور آپ جو ہے اکانومی پہ کام ہی نہیں کر رہے تھے، آپ کے تو کام ہی کچھ اور چل رہے تھے آپ کے، مطلب یہ کہ اب میں کیا بولوں نا، مطلب چھوڑیے جی آپ کی ان باتوں کو، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جی بہت سی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ انڈیا کی کوئی نیوز ہی نہیں دیتی ہیں، نہیں جی ایسی بات نہیں، ہم انڈیا سے بھی نیوز لینے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔
गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। जी, तो जी इनका कहना था राहुल गांधी जी का कि जी ये सर्दी से नहीं डरते इसलिए स्वेटर नहीं पहनते, और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। और लेकिन मुझे पूछना ये था कि क्या इसका यही रीजन है स्वेटर ना पहनने का कि जी क्योंकि आप सर्दी से डरते नहीं है? तो क्या ये जो पिक्चर उनके पेरेंट्स की है जिसमें वो जैकेट और स्वेटर और पता नहीं क्या कुछ पहने हुए, तो क्या सर्दी से डर रहे हैं? लेकिन खैर हमारे यहाँ भी इस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जो इस किस्म की इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से शायद वो फेमस भी इसी वजह से क्योंकि इस किस्म की बातें करते हैं। अदरवाइज कोई और बात शायद हमें उनकी ऐसी ना मिले जिस पे हम बात कर पाए। खैर हम आगे चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि जी इमरान खान का कहना है कि परवेज इलाही यानी कि जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर अंधा एतमाद ना किया जाए। और ये इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए परवेज इलाही साहब नजर आ रहे हैं बिल्कुल। और परवेज इलाही साहब के लिए बड़ा मशहूर है, पीएमएलक्यू के हैं, और कहा जाता है कि ये भी एजेंसीज की बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी है, और जाहिर है कि वही करते हैं जो इनको करने के लिए कहा जाता है। और कौन कहता है? ऑब्वियसली भाई लोग, और कौन कहेगा। तो जी इमरान खान साहब का कहना है कि जी परवेज इलाही साहब पे बिल्कुल भरोसा ना किया जाए, उनकी बात पे अंधा एतमाद ना किया जाए जैसे पहले इमरान खान साहब कर रहे थे शायद। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि परवेज इलाही साहब, उनके ऊपर नजर रखी जाए, उनकी एक्टिविटीज में नजर रखी जाए, ये भी कहना है जी इमरान खान साहब का। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो है और तो कई बातें की, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी टेलीनॉर पाकिस्तान यानी कि टेलीनॉर कंपनी जो है पाकिस्तान में मोबाइल कंपनी यानी कि मोबाइल नेटवर्क कंपनी, वो जी बंद होने जा रही है। उन्होंने कहा टाटा बाय बाय। बिल्कुल जी उसी तरह से जैसे टोयोटा कंपनी चली गई थी, उससे पहले कई और कंपनी चली गई थी, पिज्जा हट चला गया था, बर्गर किंग चला गया था, अब जी बारी है टेलीनॉर की। और टेलीनॉर वालों ने कहा है कि जी वो पाकिस्तान से अपने ऑफिसेज बंद कर रहे हैं, तो टाटा बाय बाय हो जाइए। अब देखते हैं और कौन कौन यहाँ से निकलता है और कौन कौन सी कंपनीज जाती हैं, या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपना और पाकिस्तान की हालत को बेहतर करेंगे ताकि ये लोग रुक पाएं और ये कंपनीज वापस आ सकें। खैर अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये और बात है कि जिनके हाथ में ये सारी पॉलिसीज हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो कुछ करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। मगर साथ साथ ये भी बता दूं आपको, पीएमएलएन अपने इत्तेहादियों यानी जो उनके साथ इस गवर्नमेंट में शामिल हैं उन उन लोगों को कहा यह जा रहा है कि 1-1 बिलियन रुपीस देगी जाहिर डेवलपमेंट के लिए। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट करते हैं और करते भी हैं या नहीं करते डेवलपमेंट। ये जी आपको मौलाना रशीदी नजर आ रहे होंगे जी, इंडियन मौलाना साहब हैं, मेरे शो में भी एक आध बार आए हैं। उनका एक दफा फिर यानी एक बार फिर एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मुसलमान पावर में आएंगे तो वो दोबारा से मंदिर को डिमोलिश करके और वहां पे दोबारा से मस्जिद बना देंगे। लेकिन इसके ऊपर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इंडियंस को और ना ही किसी और को, क्योंकि जो मुसलमानों के करतूत हैं वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी पावर में आएंगे और या दोबारा पावर में आ सकेंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी आगे जाकर मुसलमान जो है वो कम से कम इंडिया में पावर में आ पाएंगे। साथ साथ ही हम बात करते हैं जनरल बाजवा की, और उनके साथ आपको वो दिखाई दे रहे होंगे जनरल फैज, बिल्कुल जी वही पिछवाड़े गोली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी इनके बारे में जी इमरान खान के एक सपोर्टर यूट्यूबर जो हैं जो कि बहुत ही फारिग आदमी है जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती, लेकिन बहरहाल उसका एक वीडियो आया और जी उसने बोला कि जी बाजवा साहब और जनरल फैज की भी इमरान खान की तरह की वीडियोस हैं, और उसके साथ ही जी उसने जो है वो हमारे यहाँ की 3-4 ये जो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स हैं उनके नाम भी ले लिए। और अब जो है हुआ ये है कि इनमें से एक आध मॉडल ने कहा कि जी मैं इसके ऊपर केस कर दूंगी, और बल्कि एक हाजिर सर्विस जो आर्मी के हैं उन्होंने लंदन में उस आदमी के ऊपर केस कर भी दिया है। अब देखते हैं कि वो अपने आप को कैसे बचाता है, अपनी बात को सही साबित करता है, या फिर ये कि जैसे कि होता है हमेशा इस तरह के लोगों के साथ
कि वो जूते खाकर निकलता है। अब ये उसके ऊपर है कि वो अपनी बात को साबित करे या फिर जूते खाए। वैसे अक्सर वो झूठ ही बोलता है और कई बार पर्सनल किस्म के अटैक्स जो है वो फीमेल जर्नलिस्ट और इस तरह के लोगों के ऊपर करता रहता है। इसलिए मुझे जो है उम्मीद यही है कि ये झूठा ही साबित होगा और इसके ऊपर जो है वो ठीक ठाक किस्म के, लंदन में जाहिर है, लंदन तो आप समझते हैं कि इस तरह की तो अदालतें नहीं है ना जैसे हमारी कोर्ट्स हैं कि कुछ भी कह दिया कुछ भी कर दिया, तो वहां पर यकीनन झूठा साबित होगा और उसको सजा भी होगी। वरना इस आदमी के ऊपर एक बार एफआईआर तो मैंने भी कटवाई थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि कोई पूछगछ है नहीं किसी किस्म की, तो इसलिए ये निकल गया। बहरहाल हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हमारे पास है जी। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जहां दुकानें 8 बजे जल्द बंद हो जाती हैं वहां बच्चे पैदा होने की तादाद कम है। अभी आपने वीडियो देखी, तो इसके ऊपर जी क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट के हैं तो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि काश सियालकोट में इनके पेरेंट्स भी जल्दी सो गए होते तो ख्वाजा आसिफ साहब पैदा ना होते। खैर, इस किस्म के अटैक्स जो है हमारे पॉलिटिशियंस करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि नहीं करने चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हमारे पास है जी। चौधरी सरवर साहब जो के पहले गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के इमरान खान के जमाने में, उन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, वो अब पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और उन्होंने अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब देखते हैं कि उससे आगे वो कहाँ जाते हैं या वहीं थोड़े दिन रहते हैं। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी कोयटा के जान मोहम्मद के यहाँ 60वें बच्चे की पैदाइश हुई। यानी एक तरफ तो हम कहते हैं खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये परेशानी है वो परेशानी है, और दूसरी तरफ 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन लोगों को कोई अक्ल दे, इन लोगों को कोई रोके, कोई है दुनिया में जो लोगों को समझा सके? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है। मगर हम आपको ये बता दें कि ये इमरान खान साहब की पिक्चर आप देख रहे होंगे कि ये जी खान साहब जो है वो अमेरिका जब गए थे तो उधर की पिक्चर है और आप देख रहे हैं कि खान साहब को लेने कोई नहीं आया। मगर इमरान खान का कहना है कि जब मैं अमेरिका गया था तो जी मेरी बहुत इज्जत अफजाई हुई थी और बहुत ही इज्जत के साथ लोगों ने मुझे रिसीव किया था। अब कितनी इज्जत के साथ रिसीव किया था खान साहब, ये तो हमें नजर आ ही रहा है। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ये थे जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं जी दादू में, जहाँ पे फ्लड आया है वहां पे उन लोगों से मिलने, बच्चों से मिलने। अब आप देख सकते हैं कि इन बच्चों के कपड़े आप देखिए और इन बच्चों के पाँव देखिए तो आपको पता लगेगा कि इन बच्चों ने जूते नहीं पहन रखे। हाँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने लाखों के नहीं तो कम से कम कई हजार के जो जॉगर्स थे वो पहनकर जरूर पहुंचे थे। इससे पहले भी हम आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की पिक्चर दिखा चुके हैं जिसमें कि उन्होंने जो शूज पहन रखे थे वो तकरीबन $3,500 के थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जॉगर्स उनके कितने के होंगे। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये वीडियो बनाने से पहले और ये पिक्चर्स बनाने से पहले अपने साथ जाते हुए इन बच्चों के लिए कुछ कपड़े और जूते ले जाते और वहां जाके, जाहिर है इनके लोग पहले से मौजूद होते हैं हर जगह जहां भी ये पॉलिटिशियंस जाते हैं, जहां भी ये हमारे लीडर्स जो है सो कॉल्ड लीडर्स जाते हैं, इनके लोग पहले से वहां पर जमा हुए होते हैं जो इनके ऊपर फूलों की पत्तियां भी फेंकते हैं और नारे भी लगवाते हैं। तो वो इनको बड़ी आसानी से बता सकते थे कि सर इतने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इस उम्र के हैं और आप इनके लिए जूते और कपड़े लेकर पहुंचिए। तो क्या अच्छा लगता कि वो बच्चे उन बच्चों को वो ये देते हुए हमें नजर आते कि जूते और कपड़े उनको दे रहे हैं, या फिर ये कि वो बच्चों को ऑलरेडी पहले से दे देते और वो बच्चे ड्रेसअप होकर और फिर साथ में इनके पिक्चर होती और नारे लगाए जाते। लेकिन अफसोस कि हमारे लीडर्स जो हैं वो फोटो सेशन में ये सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उन बच्चों की हालत आप देख सकते हैं कि क्या थी। यानी कि ये वो एरिया है, वो इलाका है कि फ्लड तो अभी आया है लेकिन उसके अलावा भी इस इलाके की यही हालत है जहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अभी से नहीं बल्कि सालों से। और सालों से भी मेरा मतलब है 10-11 साल से लगातार इनकी गवर्नमेंट है और उसके बाद क्या डेवलपमेंट है आप देख सकते हैं। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वाह जी वाह,
کیا بڑی بات ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ پہنچ گئے ملنے کے لیے اور سارے پیپلز پارٹی والے تالیاں بجا رہے ہیں. لیکن ہم خیر کرٹیسائز اس لیے نہیں کرتے یا ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ کسی کو صرف ہمیں کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے یا صرف برا بھلا کہنا ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ویسے ایسی بات ہے نہیں, ہم اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا سوری ہم اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو, اور جب یہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے کسی ایریا میں جائیں لوگوں سے ملنے کے لیے تو برائے مہربانی آپ اپنے خزانے میں سے کچھ پیسے خرچ کیجئے اور ان بچوں کو جوتے اور کپڑے لے کے دیجئے, اس کے بعد فوٹو سیشن کروائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے ان بچوں کو کیا دیا ہے, اور ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے تبھی تصویر بنانے کے قابل بھی بنیں گے. یہاں سے جی ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.